हेलो दोस्तों, माई सेल्फ अभिनव राठी। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th की बायोलॉजी का बड़ा ही प्यारा सा चैप्टर फर्स्ट, द लिविंग वर्ल्ड। तो यार, मैंने कुछ आपके लिए एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स लिखे हैं। आप इन नोट्स से इस चैप्टर की पूरी एनसीईआरटी को रिवाइज कर सकते हैं। ये नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप वहाँ से ले लीजिएगा। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। व्हाट इज़ लाइफ। तो यार, पहले डेफिनेशन समझते हैं, उसके बाद और आसानी से समझेंगे। इट इज़ द यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स expressing itself through the chemical reactions which lead to the growth, development, adaptation, reproduction, consciousness and death। तो यार, लाइफ एक यूनिक और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल्स का, जो रेगुलरली एवरी टाइम रिएक्शंस शो करते हैं, और जिन रिएक्शन से हमारी बॉडी कुछ लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती है, जैसे ग्रोथ, डेवलपमेंट, एडेप्टेशन एटसेट्रा। Therefore, the object by itself exhibiting the growth, development, consciousness, and all the other living characteristics is designated as living being। तो यार, जो ऑब्जेक्ट इन सारी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है, उसे हम लिविंग बीइंग कहते हैं। तो यार, कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है लिविंग बीइंग्स की। इस चैप्टर में तो मेनली 5 दी गई है, जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस। तो यार, इन 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा हम और भी कैरेक्टरिस्टिक्स जोड़ सकते हैं लिविंग बीइंग्स की अपनी लिस्ट में, जैसे सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट एंड इमरजेंस। तो यार, सेल्फ रेप्लिकेट जैसे जेनेटिक मटेरियल डीएनए अपनी खुद की कॉपी बना लेता है, रेप्लिकेशन थ्रू द रेप्लिकेशन। सेल्फ ऑर्गेनाइज जैसे आपकी बॉडी में कहीं इंजरी हो जाती है तो आपका सेल अपने आप रिकवर कर लेता है उस इंजरी से। इंटरैक्ट, इमरजेंस। तो यार, इमरजेंस वो होता है जैसे अपीयरेंस ऑफ ट्रेड्स, जैसे किसी की हाइट लॉन्ग है तो किसी की हाइट शॉर्ट है, तो ये भी इमरजेंस अपीयरेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। तो यार, अब इन 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल से पढ़ लेते हैं, जिसमें सबसे पहले है ग्रोथ। तो आइए ग्रोथ की फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। तो यार, मास का इंक्रीज होना या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का इंक्रीज होना, जैसे यूनिसेलुलर्स में थ्रू द सेलुलर डिवीजन, ये दोनों ही ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रोथ की। सेकंड पॉइंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो वेदर इट इज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। थर्ड पॉइंट, इन प्लांट्स ग्रोथ बाय सेल डिवीजन occurs continuously throughout their lifespan, so this type of growth is called indefinite growth और indeterminate growth। तो यार, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो सेल डिवीजन से होती है और वो कंटिन्यूसली चलती रहती है, उनके थ्रू आउट द लाइफ स्पैन में वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो इस तरह की ग्रोथ को इंडेफिनेट या इनडिटर्मिनेट ग्रोथ कहा जाता है। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। इन एनिमल्स डेफिनेट ग्रोथ इज ऑब्जर्व्ड बिकॉज दिस ग्रोथ इज सीन अप टू अ सर्टेन एज इन एनिमल्स। तो यार, एनिमल्स में डेफिनेट ग्रोथ देखी जाती है, एक सर्टेन एज तक देखी जाती है, उनके थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ये ग्रोथ नहीं होती। तो इसलिए इस ग्रोथ पैटर्न को हम डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न भी कह सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो बाय सेल डिवीजन एज यू नो। सिक्स्थ पॉइंट, इंक्रीज इन बॉडी मास इज ऑल्सो इज कंसिडर्ड एज अ ग्रोथ क्राइटेरिया। तो यार, बॉडी मास का इंक्रीज होना भी ग्रोथ का क्राइटेरिया लिया जा सकता है। तो यार, सेवंथ पॉइंट देख लेते हैं ग्रोथ का। इन प्लांट्स ग्रोथ इज लोकलाइज्ड, means that growth in plants is shown by the meristematic tissue which is present at both root and shoot tip। तो यार, जो प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो लोकलाइज्ड होती है, वो फिक्स्ड होती है, जैसे कि वहाँ पर ग्रोथ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू शो करते हैं जो कि फिक्स्ड प्लेस पर प्रेजेंट होते हैं, जैसे रूट टिप और शूट टिप पर। 8 पॉइंट, इन एनिमल्स ग्रोथ इज डिलोकलाइज्ड, मीन्स एनी सेल ऑफ एनिमल बॉडी कैन शो ग्रोथ। तो यार, एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है वो डिलोकलाइज्ड होती है, उसकी फिक्स्ड प्लेस नहीं होती, कोई भी सेल एनिमल बॉडी का ग्रोथ शो कर सकता है। नाइन्थ देख लेते हैं यार। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, बट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोथ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इनक्लूसिव इवेंट्स। तो यार, जो हायर प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वहाँ पर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप इन दोनों टर्म्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कह सकते हैं। लेकिन यूनिसेलुलर बीइंग्स में आप इन दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, वहाँ पर दोनों ही सेलुलर डिविजन्स के थ्रू देखी जाती है, तो आप यूनिसेलुलर बीइंग्स में इन्हें म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। 10th पॉइंट देख लेते हैं यार।
नॉन लिविंग कैन ऑल्सो शो ग्रोथ बाय इंक्रीजिंग देयर वेट, एग्जाम्पल माउंटेन एंड सैंड मोल्ड्स। तो यार नॉन लिविंग बींग भी ग्रोथ शो कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग देयर वेट, जैसे माउंटेन एंड सैंड मोल्ड। बट इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ग्रोथ अकर्स बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड। तो यार जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें ग्रोथ तो होती है, लेकिन वो आउटसाइड होती है फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल। प्लान पॉइंट देख लेते हैं। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स। तो यार जो ग्रोथ है उसे आप डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं ले सकते, क्योंकि उसे नॉन लिविंग बींग्स भी शो करते हैं। 12th पॉइंट, वन कैन से दैट ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड इज कंसिडर्ड एज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फॉर लिविंग बींग। तो यार जो ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड है उसे आप डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं, क्योंकि उसे नॉन लिविंग बींग्स शो नहीं करते। नॉन लिविंग बींग्स की जो ग्रोथ होती है वो फ्रॉम आउटसाइड से होती है। तो यार 13 पॉइंट देख लेते हैं ग्रोथ का। ए डेड ऑर्गेनिज्म कैन नॉट ग्रो, ठीक है, सो इट विल बी टेकन एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग बट नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग। तो यार ग्रोथ को आप डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं कह सकते, क्योंकि इसे लिविंग बीइंग्स तो शो करती ही है, साथ ही साथ नॉन लिविंग बीइंग्स भी शो करते हैं। लेकिन हाँ, आप इसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग्स जरूर कह सकते हैं। तो यार सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं लिविंग बीइंग्स की, रिप्रोडक्शन। Reproduction refers to the production of progeny possessing the features more or less similar to that of parents। तो यार रिप्रोडक्शन में अगर प्रोजेनी बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी है पेरेंट्स की, तो वहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। और अगर जहाँ पर प्रोजेनी में थोड़ी बहुत वेरिएशन है पेरेंट्स से, तो वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। दोस्तों आप जानते ही होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज अ लॉट ऑफ चांसेस ऑफ वेरिएशन ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर। तो यार सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। Two types of reproduction takes place in the living world, asexual, sexual। तो आइए दोस्तों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रॉसिंग ओवर नॉट टेक्स प्लेस, सो द प्रोजेनी इज सिमिलर टू दैट ऑफ पेरेंट्स बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ वेरिएशन एंड गैमेटिक फ्यूजन इज ऑल्सो एब्सेंट इन इट। तो यार जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से जो प्रोजेनी होती है अपनी पेरेंट की बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी होती है, और साथ ही साथ यहाँ पर गैमेटिक फ्यूजन भी टोटली एब्सेंट होता है। तो यार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे इट अकर्स बाय स्पोरुलेशन इन एल्गी एंड फंजाई। तो यार एल्गी एंड फंजाई में जो एल्गी एंड फंजाई होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं। सेकंड, रीजनरेशन, जो कि प्लेनेरिया में देखा जाता है। यहाँ पर दोस्तों प्लेनेरिया में कोई भी ब्रोकन पार्ट दोबारा से एक न्यू प्लेनेरिया में ग्रो कर जाता है। थर्ड देख लेते हैं बाइनरी फिशन, बैक्टीरिया में। दोस्तों बाइनरी फिशन में वन सेल टू सेल में डिवाइड हो जाता है। मल्टीपल फिशन, एमीबा एंड प्लाज्मोडियम। तो यार मल्टीपल फिशन में वन सेल मोर देन टू सेल में डिवाइड हो जाता है। एंड लास्ट फ्रेगमेंटेशन। दोस्तों फ्रेगमेंटेशन में भी ब्रोकन पार्ट एक न्यू ऑर्गेनिज्म में अपने आप ग्रो कर जाता है। ये एल्गल फिलामेंट्स, फंगल हाइफी एंड मोसिस प्रोटीन में देखने को मिलती है। दोस्तों जो हाइफी होती है वो फिलामेंटल स्ट्रक्चर होता है, फंजाई में पाया जाता है, या आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। और जो प्रोटोनिमा होता है वो एक क्रीपी ग्रीन और गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर होता है मोसिस का, वो आप प्लांट किंगडम में और डिटेल से पढ़ेंगे। फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं यार। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन formation and fusion of gametes leads to the formation of zygote। there is a lot of chances of variation due to the crossing over। तो यार वही बात, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस, जिसकी वजह से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर देयर इज अ लॉट ऑफ चांसेस ऑफ वेरिएशन ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर। सिक्स पॉइंट, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज सिनोनिमस टू रिप्रोडक्शन, सो वी आर नॉट क्लियर फॉर बोथ द टर्म्स इन यूनिसेलुलर बींग्स। तो यार यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ये दोनों ही वहाँ पर सेलुलर डिविजन्स के थ्रू देखी जाती है। Sir, seventh point, reproduction is not a defining characteristic because some living beings do not show it, like mules, sterile worker bees, infertile human couples। तो रिप्रोडक्शन को आप डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ लिविंग बींग्स ऐसे हैं जो रिप्रोडक्शन शो नहीं करते, जैसे म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। 8 पॉइंट, of course no non-living object is capable of show it, so it may be regarded as a characteristic of living being but not a defining characteristic। तो यार जो रिप्रोडक्शन है उसे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शो नहीं करते, ठीक है, लेकिन कुछ लिविंग बींग्स भी शो नहीं करते, तो इसलिए आप इसे डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक तो नहीं कह सकते, लेकिन एक कैरेक्टरिस्टिक जरूर कह सकते हैं लिविंग बींग्स की।
तो यार थर्ड पॉइंट देख लेते हैं लिविंग बींग्स का, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ऑल द लिविंग बींग्स आर मेड ऑफ सेल्स, नो नॉन लिविंग वन कैन शो दिस प्रॉपर्टी। सो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म। तो यार जितने भी लिविंग बींग्स हैं वे सेल से मिलकर के बने हैं। एज यू नो, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोई भी नॉन लिविंग बींग इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करता, तो आप इस प्रॉपर्टी को डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक लिविंग बींग्स की कह सकते हैं। तो यार फोर्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं लिविंग बींग्स की, मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पॉइंट, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ केमिकल्स, सम आर बिग और स्मॉल, ठीक है। दीज केमिकल्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग चेंज्ड और मेड, दीज ऑल आर रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड द लिविंग बींग्स आर कॉल्ड मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो यार जो अपनी बॉडी है वो डिफरेंट केमिकल से मिलकर के बनी है और वे कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं या बनते रहते हैं केमिकल रिएक्शंस में, और उन केमिकल रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। इस डेफिनेशन से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा मेटाबॉलिज्म के बारे में। सम टोटल ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड द मेटाबॉलिज्म। तो जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रही है उन सभी को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो यार फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, मेटाबॉलिज्म इज ऑफ टू टाइप, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो आइए एनाबॉलिज्म समझते हैं, बिल्डिंग अप रिएक्शन, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। तो यार एनाबॉलिज्म एक बिल्डिंग अप रिएक्शन है जिसमें सिंपल मॉलिक्यूल्स मिलकर के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस, जहाँ पर CO2 H2O मिलकर के ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। एनाबॉलिक रिएक्शंस कंज्यूम एनर्जी। तो यार एनाबॉलिक रिएक्शंस में एनर्जी कंज्यूम होती है, जैसे कि आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस में सनलाइट एनर्जी कंज्यूम होती है। कैटाबॉलिज्म, ब्रेक डाउन रिएक्शंस, डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। तो यार कैटाबॉलिज्म में कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। इसका एग्जांपल है रेस्पिरेशन। कैटाबॉलिक रिएक्शंस आर एक्सपेक्टेड टू रिलीज एनर्जी। तो यार कैटाबॉलिक रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज होती है, जैसे आप जानते हैं रेस्पिरेशन में जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो वहाँ पर एनर्जी निकलती है ATP की फॉर्म में। फिफ्थ पॉइंट, देयर इज नो अनकैटालाइज्ड मेटाबॉलिक कन्वर्जन इन लिविंग सिस्टम। तो यार कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं होती लिविंग बींग्स में जो कैटालाइज्ड ना हो, और जो कैटलिस्ट लिविंग बींग्स में यूज होते हैं उन्हें एंजाइम्स कहते हैं। सिक्स्थ पॉइंट, metabolic reactions can be demonstrated outside the body in a cell-free system is called isolated metabolic reaction। तो यार कोई भी रिएक्शन जो इन विट्रो कल्चर या सेल फ्री सिस्टम में होती है उसे आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। 7 पॉइंट देख लेते हैं यार, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो आर नॉट लिविंग बींग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस। तो यार जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है वे नॉन लिविंग तो होती है, क्योंकि वो टेस्ट ट्यूब में होती है, उसे आप लिविंग नहीं कह सकते, लेकिन हाँ वो लिविंग रिएक्शन जरूर होती है। 8 पॉइंट देख लेते हैं यार, नो अदर नॉन लिविंग बीइंग शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटाबॉलिज्म, सो इट इज कॉल्ड एज डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स। तो यार जो मेटाबॉलिज्म है इसे कोई भी नॉन लिविंग तो शो नहीं करते, और जितने भी लिविंग बींग्स है वे सभी शो करते हैं, तो आप इसे डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी समझ लेते हैं लिविंग बींग्स की, कॉन्शियसनेस। फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ द मोस्ट टेक्निकली एंड कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। तो यार अभी तक हमने जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी है लिविंग बींग्स की उन सब में ये कॉन्शियसनेस प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड फीचर है लिविंग बींग्स का। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं यार, इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग एंड रेस्पॉन्ड टू दिस एनवायरमेंटल स्टिमुलाई विच कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। तो यार एक ऐसी एबिलिटी है जिससे ऑर्गेनिज्म अपने आसपास की सराउंडिंग को सेंस करता है और उन सराउंडिंग स्टिमुलाई को अपने हिसाब से रेस्पॉन्ड करता है। थर्ड पॉइंट, फोटो पीरियड अफेक्ट द रिप्रोडक्शन इन सीजनल फीडर्स ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यार जो फोटो पीरियड है ये भी कहीं कॉन्शियसनेस प्रॉपर्टी को शो करता है, जहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है वो लाइट के पीरियड के हिसाब से रिएक्ट करता है। फोर्थ पॉइंट, ऑल लिविंग बींग्स आर अवेयर of their surrounding, so consciousness therefore becomes the defining property of living beings। तो यार जितने भी लिविंग बींग्स है इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं, तो हम इसे कॉन्शियसनेस को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग्स भी कह सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, ह्यूमन बींग इज द ओनली ऑफ ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, मीन्स सेल्फ कॉन्शियसनेस। अदर लिविंग बींग्स डू नॉट शो सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो यार जितने भी लिविंग बींग है उन सब में अकेला ह्यूमन बींग ही ऐसा है जो सेल्फ अवेयर है, सेल्फ कॉन्शियसनेस शो करता है, और कोई भी लिविंग बींग इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। सो
सेल्फ कॉन्शियसनेस इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बींग्स बट कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग फीचर। तो यार सेल्फ कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसे खाली ह्यूमन बींग ही शो करते हैं, सभी लिविंग बींग्स शो नहीं करते। लेकिन जो कॉन्शियसनेस है इसे आप डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं, इसे सभी लिविंग बींग शो करते हैं। तो यार इसी के साथ इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलें। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, हम टाइम टू टाइम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। तो यार कोरोना पैंडेमिक के इस टाइम पर उम्मीद करता हूँ सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। तो स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।